जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, क्या करना है कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। अब नोटबुक निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सवाल होता है उसको उत्तर हम बताते हैं, लेकिन उस सवाल के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होता है उसको भी डिटेल में बताते हैं। तो आप जो है उसको अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रह जाता है। और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है, 2 से ढाई महीना में एनी हाउ आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो सभी स्टूडेंट के पास तो समय एक है, लेकिन समय का जो सही सदुपयोग कर रहा है, नौकरी उसी का लगने वाला है। क्योंकि झारखंड में जो है क्या है, मौका बिल्कुल कम मिलता है। तो बहुत लोग जो है इस मौका को भुलाना नहीं चाहता है, एकदम जी तोड़ के दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है, कोई बहाना नहीं है, ना आज संडे है, ना ही ज़्यादा ठंड है, ना ही आज नहीं खाए, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि झारखंड में नौकरी पाना जो है क्या है, भगवान पाने के बराबर है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में नौकरी पाना है तो पढ़ाई को तब समझना होगा, तपस्या की तरह करना होगा, तब जाके एक पद मिलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है दिन रात सुबह शाम पढ़िए, अगर सच में आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं तब। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है, मस्त है, धमाकेदार। क्या कहता है कि राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है देवघर, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज जिला में। राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला से लेकर यह जो है आपका दुमका जिला तक फैला हुआ है। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है। तो ये हो गया आपके राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई और विस्तार। ये बात हो गया। अब बात करेंगे इस राजमहल पहाड़ी के बारे में विस्तार से। तो राजमहल जो पहाड़ी है इसको झारखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए बेहतरीन है? तो काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है कि इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपके क्या है, सौरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सौरिया पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति क्या है, झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका क्या है, सौरिया पहाड़िया जनजाति है। ठीक है, और सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा की बात करेंगे तो माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज जिला में आपका राजमहल की पहाड़ी है। अब साहेबगंज जिला की बात करेंगे तो साहेबगंज जिला जो बना है कब? 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का स्थापना का जिक्र करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जो है ये जिला बना है कब? 1990 में। देवघर की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1983 में। जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 में। इसका तो हम बता ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? पहला है पलामू, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है लातेहार, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। लातेहार जिला क्या है आपका, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड का जो है 4 जिला, ठीक है, झारखंड के 4 जिला क्या है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। जिसमें एक हो गया लातेहार, और दूसरा कौन हो जाएगा, तो सबका नाम लिख के बताते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा। ठीक है, दूसरा गढ़वा। तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका गुमला। और चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका ये सिमडेगा। तो ये जो है 4 जिला जो है आपका क्या है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसमें से जो आपका क्या है, लातेहार यहाँ दिया हुआ है तो लातेहार हो जाएगा। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा झारखंड की मैप का भी तुलना कर लेते हैं। तो झारखंड की आकृति कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा बहुत हम आपको समझने के लिए बना दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजा प्रकार है।
ठीक है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है पूरब में किसके साथ, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, और आपका उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ, इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि ये जो छत्तीसगढ़ है हमारा झारखंड का किधर है, तो पश्चिम दिशा में है, और पश्चिम दिशा में ही आपका क्या है, लातेहार है, और लातेहार क्या है आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है, अगर इतना याद कर ही लिए तो इतना और कर लीजिएगा कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर है। कितना है, तो 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कम से कम, फिर देखते हैं एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलेगा तो हम जिंदा हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कौन एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। पहला है सोन नदी, दूसरा है दामोदर, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है बराकर। तो इसको समझना है कि देखिए झारखंड की जो नदी होती है वो सामान्यतः क्या होती है, बरसाती नदी होती है। बरसाती मतलब होता क्या है कि बरसात के दिनों में जो है नदी में पानी भरा रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में सूख जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरसाती नदी। लेकिन झारखंड में एक ऐसी भी नदी है जो बरसाती नहीं है। वो नदी कौन है? पहला है सोन नदी, दूसरा दामोदर, तीसरा उत्तरी कोयल, चौथा बराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी जो है झारखंड में क्या है आपका बरसाती नदी नहीं है। यहाँ पर जो है आपका क्या है, सालों भर पानी रहता है। इतना आपको याद रखना है। अब सोन नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है, एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। और सोन नदी की ही सहायक नदी कौन है, आपकी उत्तरी कोयल। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे। दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार में है। कहाँ है, लातेहार में। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये क्लियर हो गया। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। इतना आपको याद रखना है। और भी जानना है आपको दामोदर नदी के बारे में तो बताते हैं कि दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कहने से थोड़े ना होगा, ये तो कितना लंबी हो बताना होगा। तो झारखंड में जो है 290 किलोमीटर का इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही जो है ये जो दामोदर नदी है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक, शोक मतलब दुख की बात है। अब दुख किस बात की है, तो बता दें कि दामोदर में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे उत्तरी कोयल नदी के बारे में। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रांची का पिस्का गांव है। पिस्का से निकलता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो एक है आपका अमानत, और दूसरा कौन है, औरंगा, इसकी सहायक नदी है। और एक और इसका है सहायक नदी, कौन सा, तो बूढ़ा नदी इसका सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात बना हुआ है। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल में है, तो ये बात भी सत्य होने के सत्य ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हौसलों ने कहा मंजिल से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर, तीसरा नॉर्वेस्टर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि झारखंड में वर्षा तो क्या है, बंगाल की खाड़ी से भी होता है, अरब के सागर से भी होता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा की बात आएगा तो बंगाल के खाड़ी से होता है। और बंगाल की खाड़ी आप सभी जानते हैं, इस तरह से जो आपका क्या है भारत का मैप है, ठीक है, इसमें जो यहाँ पर जो आपको क्या है बंगाल की खाड़ी है, क्या है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी की इंग्लिश में क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये इसी के माध्यम से जो है झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। अब रही बात मानसून की बात, ठीक है, मानसून की बात, तो झारखंड में जो है 10 से लेके 15 जून तक क्या है मानसून प्रवेश कर जाता है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, तो कहाँ आता है, केरल में। और केरल में जो है आपका 1 जून तक क्या है मानसून प्रवेश कर जाता है।
ठीक है। और मानसून पर आधारित झारखंड में कृषि होती है, यहाँ पर सिंचाई का कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो सारा का सारा कृषि मानसून आधारित होता है। अगर मानसून ठीक है तो ठीक खेती होगा, गड़बड़ाया तो पूरा सब चौपट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? पहला है कोयला, दूसरा है थोरियम, तीसरा यूरेनियम, चौथा है पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। झारखंड में आपका बहुत सारा चीज़ मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिलता है। पेट्रोलियम मतलब जिसे हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन तेल सब बनाते हैं, उसी का कच्चा पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो कोयला भी मिलता है, थोरियम भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, लेकिन पेट्रोलियम झारखंड में नहीं मिलता है। कोयला के लिए झारखंड में सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है? झरिया। और झरिया कहाँ है? आपका धनबाद में, ठीक है। ये कोयला के लिए सबसे फेमस है। यूरेनियम झारखंड में कहाँ मिलता है? तो जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा आपका क्या है? यूरेनियम के लिए फेमस है। और जादूगोड़ा आपका जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। ये सब आपको एकदम याद करना है, गर्दाफाड़ याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रोडा आर्म्स केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? पहला प्रभु दयाल मारवाड़ी, दूसरा है बैजनाथ विश्वास, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब हम लोग समझेंगे कि रोडा आर्म्स केस क्या है। ये दुमका से गिरफ्तार व्यक्ति ये दोनों हैं, कौन? प्रभु दयाल मारवाड़ी और बैजनाथ विश्वास। लेकिन पहले समझ तो ले कि रोडा आर्म्स केस है क्या, ठीक है। तो रोडा आर्म्स केस जो कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी की दुकान से जो माजौर पिस्तौलों की चोरी से संबंधित मुकदमा था, ठीक है। और इसी चोरी से संबंधित मुकदमा में ही आपका क्या है? ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से चोरी हो गया था माजौर पिस्तौल? तो आपका कलकत्ता के रोडा एंड कंपनी से। चलिए, पहले क्रांतिकारी लोग भरल थे तो चुरा लिया होगा अंग्रेज लोग को गोली मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, साथ ही लोगों पर लगान तय किया और उन्हें रसीद भी दिए? ये कौन व्यक्ति है? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है तेलंगा खड़िया, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी, ठीक है। भागीरथ मांझी के द्वारा ये सब किया गया था। क्या किया गया था? कि स्वयं को जो है वह पहले राजा घोषित किया, और क्या किया कि जमींदार को कर नहीं देना है, ना ही ब्रिटिश सरकार को देना है, और खुद ही ये रसीद बनाया और अपने ही लगान वसूलना शुरू किया। तो ये बात हो रहा है आपका भागीरथ मांझी के बारे में। और भागीरथ मांझी के द्वारा जो है 1874 में कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया गया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। कब? तो 1874 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बाकी का भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। सिद्धू कान्हू की बात किया जाए तो इनका संबंध जो है 1855-56 में आपका क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से इनका संबंध है, और संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन या हूल विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग बुधू भगत की। तो बुधू भगत जो आपका 1831-32 में आपका क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था, और कोल विद्रोह का नेतृत्व करता आपके बुधू भगत थे। लेकिन 7 नंबर का उत्तर तो डी है, भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर जो है 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में यहाँ कुछ कथन दिया गया है, तो कौन सत्य है उसको पहचानना है, ठीक है। पहला, इसके द्वारा खूट कटी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। दूसरा है बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरा है लोगों लगानों की दरों में कमी की गई। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। तो ये जो 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अर्थात किसके बारे में बात हो रहा है? CNT एक्ट के बारे में बात हो रहा है। CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी। और ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 11 नवंबर, ठीक है। 11 नवंबर 1908 ईस्वी में ये पारित हुआ था। और ये क्या है? तो ये जो है आपका CNT एक्ट क्या है? ये जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? जमीन से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से आपका क्या है? 18 जिला में CNT एक्ट लागू है, ठीक है। जमीन आपको खरीदिएगा या बेचिएगा तब ये सब चीज़ मालूम करना ही पड़ेगा CNT एक्ट लागू है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें SPT एक्ट भी है, संथाल परगना टेनेंसी, जो कि बाकी 6 जिलों में लागू है। तो 18 जिला में आपका CNT एक्ट लागू है, ये आपको याद रखना है, और ये ज़मीन से संबंधित कानून है,
ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके द्वारा खूट-कटी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया, बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया, लगानों की दर में कमी की गई। ये सही के सही सब बात सही है। ठीक है, सीएनटी एक्ट के बारे में। अब ये भी आपको याद करना होगा कि सीएनटी एक्ट का जो ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्या चीज़? ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जे.एच. हाफमैन के द्वारा जो है आपका क्या है, सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए, मेरा हैंडराइटिंग में जो है विशेष फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग जो है आपको यूँ ही समझ में आ जाना चाहिए आसानी से, क्योंकि लिखने के साथ-साथ कह भी रहे हैं भाई, तो हैंडराइटिंग तो आसानी से समझ में आना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नौलक्खा मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा रामगढ़, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, यहाँ नौलक्खा मंदिर की बात हो रहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देवघर में है। ठीक है। अरे बाबा कहाँ चला गया? मंदिर हमें ना छोड़ के जाओ, अभी आपके बारे में हम डिटेल में बताया नहीं। तो हो जाएगा, ये जो आपका नौलक्खा मंदिर कहाँ है? आपका देवघर जिला में है। और इसी नौलक्खा मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इसी नौलक्खा मंदिर को युगल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो युगल मंदिर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण कार्य जो है कब शुरू हो गया था? 1936 ईस्वी में। ठीक है। और यह बना था कब? बन के तैयार हुआ है, तो ये बन के हुआ है 1948 में बन के तैयार हुआ है। कितना साल लगा हुआ है इसको आप लोग खुदे देख लीजिए। और इसके निर्माण में जो है उस समय आपको बता रहे हैं, तत्कालिक उस समय 9 लाख रुपए की खर्च आया था, इसलिए इस मंदिर का नाम नौलक्खा मंदिर भी रखा गया है। ठीक है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है? यह कौन खर्चा किया था? तो चारुशिला नामक एक महिला जो है, क्या है? चारुशिला नामक एक महिला जो है दान में दी थी आपका वो पैसा, जिससे ये मंदिर बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चारुशिला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कौन? आपका नौलक्खा मंदिर, 9 लाख रुपये में। और इसी का दूसरा नाम युगल मंदिर भी है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी का भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। साहेबगंज भी बना है आपका कब? तो 1983 में। रामगढ़ बना है आपका कब? तो 2007 में। गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में। कोई दिक्कत नहीं। नौलक्खा मंदिर, 9 लाख रुपया खर्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला में। गुमला जिले में आपका क्या है? महामाया मंदिर है। ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम गजघंट राय है। क्या नाम है? गजघंट राय के द्वारा निर्माण करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 908 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। और इसमें किस भगवान की मूर्ति या तो कौन भगवान का यहाँ पर देवता है? तो इस महामाया मंदिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। किसकी? तो माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। और इस मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? तो इस मंदिर के प्रथम पुरोहित का नाम मराठा ब्राह्मण था, जिसका नाम क्या था? हरिनाथ था। क्या नाम था? हरिनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना कुछ कम से कम आपको जानना होगा। तो महामाया मंदिर कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। किसने बनवाया है? तो गजघंट राय ने बनवाया है। कब बना है? 1908 ईस्वी में। इसमें किसकी प्रतिमा है? तो माँ काली की प्रतिमा है। और इसके जो प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गुमला की। तो गुमला जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और गुमला में और क्या-क्या है? तो आपका क्या है? टांगीनाथ धाम है। क्या है? टांगीनाथ धाम या टांगीनाथ मंदिर आपका गुमला में है। इसके अलावा आपका क्या है? आंजन धाम। आंजन धाम भी कहाँ है? तो आंजन धाम भी आपका गुमला में ही है। इसके अलावा आपका क्या है? महामाया भी कहाँ है? गुमला में ही है। वासुदेव राय मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपका गुमला में है। ठीक है। तो ये सब आपको लिंक करके याद करना होगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांतिकारी दल के कार्यवाहियों का केंद्र था? पहला है कोल्हान, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू प्रमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। ठीक है। तो झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र आपका क्या था? संथाल परगना था। ठीक है। अब संथाल परगना क्या है? एक प्रमंडल है। संथाल परगना एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय क्या है? जिसका मुख्यालय दुमका है।
अब प्रमंडल का जिक्र आया है तो थोड़ा सा डिटेल में ही आपको बताते हैं। तो झारखंड में जो है, जब झारखंड निर्माण हुआ यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे। बाद में एक और प्रमंडल का निर्माण हुआ। कौन सा प्रमंडल? तो कोल्हान प्रमंडल का। कोल्हान प्रमंडल का बाद में निर्माण हुआ। तो वर्तमान में झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। इन पाँचों प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बताते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। क्या हो जाएगा? चाईबासा इसका मुख्यालय है। और आपका हो जाएगा संथाल परगना, इसका मुख्यालय हो जाएगा क्या? तो दुमका, दुमका हो जाएगा। पलामू प्रमंडल, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। इसके अलावा 2 प्रमंडल बच गया आपका, कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग। क्या हो जाएगा उसका? हजारीबाग। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची। तो इस तरह से जो है झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं और पांचों का हम क्या है? मुख्यालय बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर शासन स्थापित किया गया था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है धनबाद, तीसरा रामगढ़, चौथा है सरवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरवन में। अब ये सरवन कहाँ है ये भी आपको बता दें। तो ये सरवन जो है आपका क्या है? देवघर, देवघर अनुमंडल के तहत पड़ता था। यानी कि देवघर, देवघर पहले अनुमंडल था, फिर बाद में अभी जिला है। तो देवघर अनुमंडल में आपका क्या है? सरवन नामक स्थान पर क्या है? समांतर शासन स्थापित किया गया था। ये कब की बात है? तो भारत छोड़ो आंदोलन समय की। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और शुरू करने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा प्रसिद्ध नारा करो या मरो, कौन सा नारा? करो या मरो दिया गया था। करो या मरो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू और डाई बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सरवन जो है आपका क्या है? देवघर में है। वही आपका क्या था? यहीं पर समांतर शासन स्थापित किया गया है। ठीक है, सरवन देवघर में। अब देवघर जिला कब बना है? तो बना है 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1857 के विद्रोह में झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? पहला है आपका लेफ्टिनेंट डोंट, दूसरा है सार्जेंट डाइन, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। लेफ्टिनेंट डोंट और सार्जेंट डाइन को जो है क्या है? विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और ये लोग जो है क्या है? 1857 में जो विद्रोह हो रहा था झारखंड में, उसमें भाग लिए थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो उनको जो है सम्मान दिया गया था कि भाई तुम बहुत अच्छा काम किए कि 1857 के विद्रोह को तुमने दबाने में हेल्प किए। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला। और विक्टोरिया क्रॉस बहुत बड़ा पुरस्कार होता था, क्योंकि रानी का ही नाम था विक्टोरिया। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये विक्टोरिया क्रूस मिलता था। क्रूस आप जानते हैं, वही मिला था। ठीक है, तो ये 1857 की बात है। अब 1857 की जिक्र आया तो आपको बता दें कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले रोहिणी गांव में हुआ था। कहाँ? रोहिणी गांव में हुआ था। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। अब हम कहे कि सबसे पहले रोहिणी गांव में हुआ था, तो कब हुआ था? 12 जून को। 12 जून 1857 को झारखंड में रोहिणी गांव में सबसे पहले 1857 का विद्रोह भड़का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है नया है, बिल्कुल नया है, लेकिन आपको जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, इसीलिए सब प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। सिर्फ लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लाते हैं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी मुश्किल ना लगे। इसीलिए तो हम दावा करते हैं कि अगर आप शुरू से लास्ट तक अगर आप मेरा क्लास फॉलो करते हैं या देख रहे हैं, तो आपका जो है झारखंड जीके में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है? पहला है नीलकंठ चटर्जी, दूसरा है सरस्वती देवी, तीसरा है सरला देवी, चौथा है राम नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी। झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत सरला देवी को माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी समय जो है
आप लोग फँस जाइएगा। इसीलिए इसको और हम हर दिन लाने का प्रयास कर रहे हैं, किसको? गलत सुमेलित को पहचानें। और आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन 3-4 देखने को मिलेगा, एक नहीं 3-4 देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक तरफ जो है आपका रचना का नाम है, एक तरफ रचनाकार का नाम है। तो जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है बाल किरण उपेंद्र नाथ सिंह, दूसरा है नागपुरी फाग शतक घासीराम, तीसरा है नल चरित्र दिगपाल राम देवघरिया, चौथा है मातृभाषा श्रीनिवास पानूरी। तो इसमें गलत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल किरण को उपेंद्र नाथ सिंह ने नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? तो बाल किरण को लिखने वाले व्यक्ति का नाम आपका क्या है? तो इसका नाम दिव्य ज्योति है। दिव्य ज्योति लिखा है ये। अच्छा, बाल किरण उपेंद्र नाथ तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा कौन है? जल्दी से याद नहीं आ रहा है, बताते हैं। अच्छा, इसको भी लिखने वाला व्यक्ति का नाम आपका श्रीनिवास पानूरी ही है। ठीक है, तो बाल किरण को भी लिखने वाला व्यक्ति कौन है? आपके श्रीनिवास पानूरी हैं। और ये सब के सब सही है। ठीक है, आपका नागपुरी फाग शतक घासीराम के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। नल चरित्र आपका दिगपाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। मातृभाषा भी श्रीनिवास पानूरी ही ने लिखा है, और बाल किरण को भी श्रीनिवास पानूरी ही ने लिखा है। इसके अलावा भी और बुक जो है जो श्रीनिवास पानूरी ने लिखा है, और कौन कौन सा बुक है तो एक दो आपको और एक्स्ट्रा बता देते हैं। तो मेघदूत को भी लिखने वाला कौन व्यक्ति है? श्रीनिवास पानूरी है। इसके अलावा आपको बता दें दिव्य ज्योति, कौन सा? दिव्य ज्योति, दिव्य स्पेलिंग गलत लिख दिए। तो दिव्य ज्योति को भी लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो भी आपका श्रीनिवास पानूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि मातृभाषा लिखा ही है, बाल किरण भी कौन लिखे हैं? आपका श्रीनिवास पानूरी लिखे हैं। तो यहाँ पर जो इसको काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका श्रीनिवास पानूरी। तो ये वाला गलत सुमेलित था जिसको हम लोग पहचान लिए हैं, काफ़ी मशक्कत के ही सही, लेकिन पहचान तो लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सी किताब नीलोत्पल मृणाल की नहीं है? पहला है डार्क हॉर्स, दूसरा है अवघड़, तीसरा है एक अनोखी कहानी, चौथा है कोल रूल। तो यहाँ पर जो है 4 किताब दिया गया है, उनमें से 3 जो है आपका किसका है? नीलोत्पल मृणाल का है, एक नहीं है। तो जो नहीं उसको पहचानना है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूल। कोल रूल जो है आपका नीलोत्पल मृणाल का नहीं है। ये डार्क हॉर्स, अवघड़, एक कहानी, एक अनोखी कहानी, ये तीनों की तीनों किसका है? तो ये आपका मृणाल साहब का है, यानी कि नीलोत्पल मृणाल का है। लेकिन ये जो कोल रूल है, इसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? लोको बोधरा। क्या नाम है? लोको बोधरा के द्वारा कोल रूल लिखा गया है, बोधरा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रांची की जेएससीए स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 देशों के बीच हुआ था? पहला है भारत इंग्लैंड, दूसरा है भारत श्रीलंका, तीसरा है भारत बांग्लादेश, चौथा भारत न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पहले ही बोले हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत इंग्लैंड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो जेएससीए स्टेडियम है, ये क्या है? किस चीज़ का स्टेडियम है? तो सबसे पहली बात तो ये जो है आपका क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर है? तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ है? तो रांची के धुरुआ में स्थित है। ये क्लियर हो गया। जहाँ पर जो है कल परसों जो है आपका 30 नवंबर को, ठीक है, कब? तो 30 नवंबर को जो है क्या है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच था। तो ये क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन 2013 में हुआ है। कब हुआ है? 2013 में इसका उद्घाटन हुआ है। और सबसे पहले जो मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की एक लोक चित्रकला है। पहला है झांझ, दूसरा है करहा, तीसरा है सोहराय, चौथा है विषम धमकी। तो ये जो 4 कथन में से कौन झारखंड की चित्रकला है, ये पहचानना है। बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर सी, सोहराय झारखंड की एक चित्रकला है। क्या है? झारखंड की एक चित्रकला सोहराय है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो सोहराय चित्रकला जो है, इसमें आपका क्या है? इसमें जो है पेड़ पौधे और पशुओं से संबंधित चित्रकारी की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि सोहराय चित्रकला को जो है क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक से इसको मिला हुआ है जीआई टैग। किसको? सोहराय चित्रकारी को। ये जो चित्रकारी तो है ही, सोहराय चित्रकारी है, कोई डाउट नहीं। लेकिन झारखंड में जो है सोहराय एक त्यौहार भी मनाया जाता है, एक त्यौहार भी मनाया जाता है। और त्यौहार जो है आपका क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार होता है। तो सोहराय नाम का क्या है? एक चित्रकारी भी है और एक
त्यौहार भी है। तो हो जाएगा आपका सोहराय झारखंड की एक लोक चित्रकला है, जिसको जो है जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है? पहला है सखुआ, दूसरा है सेमल, तीसरा है जामुन, चौथा है पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए सखुआ। सखुआ को ही हम लोग क्या कहते हैं? सखुआ को ही साल कहते हैं। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। और आपको बता दें कि साल को क्या कहा जाता है? पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और सारंडा जंगल जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसमें आपका कौन सा पेड़ का सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में है? तो हो जाएगा आपका सखुआ यानी कि साल। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसको आदिवासी त्योहार में पूजित किया जाता है यानी कि पूजा किया जाता है, तो कब पूजा जाता है? तो साल वृक्ष को कब पूजा जाता है? तो सरहुल के समय पूजा जाता है। ठीक है, सरहुल के समय। और ये सरहुल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सखुआ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है? पहला है चीक बड़ाइक, दूसरा है लोहार, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया। सबसे पहले हम लोग स्थानांतरित कृषि जानते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब होता है कि जगह को चेंज कर करके खेती बाड़ी करना। जैसे होता क्या है कि जंगल को पहले जाइए काटिए, उसको जलाइए, फिर साफ कीजिए। ठीक है, साफ कीजिए फिर जलाइए। उसके बाद जो वहाँ पर कुछ पैदावार जो ज़मीन बन जाता है, उसमें खेती कीजिए। वहाँ तब तक खेती कीजिए जब तक उपजाऊ होता रहे। और वहाँ से जो है वहाँ का मिट्टी जब उपजाऊ नहीं होने लगे यानी कि ख़त्म हो जाए, तो दूसरे जगह चले जाइए। यानी कि घूम-घूम करके खेती करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाता है। और इसी को जो है झूम कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम कृषि, अर्थात घूम-घूम के कृषि करना स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है। और ये कौन सी जनजाति करती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया। अब आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में से आपका एक सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया का जो है सबसे अधिक निवास स्थल जगह कौन सा है? तो आपका राजमहल की पहाड़ी है। कहाँ? तो राजमहल के पहाड़ी में जो है इनकी सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाती है। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है आपका क्या है? माल्टो भाषा बोली जाती है। कौन सी? माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? पहला है सूर्य, दूसरा है जल, तीसरा है धरती, चौथा है वायु। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सूर्य। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई एक आदिम जनजाति है। ठीक है। और इस जनजाति को जो है क्या कहा जाता है? सौरिया पहाड़िया का तो मलेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेर भी कहा जाता है। और ये लोग जो है बेरू गोसाई की पूजा करते हैं, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ठीक है, क्या है? बेरू गोसाई यानी कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो सौरिया पहाड़िया के बारे में बार-बार बोलते हैं। अभी एक और नया चीज़ आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेर भी कहा जाता है। ठीक है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो जितने भी जनजाति हैं जिनके द्वारा अलग-अलग रूप से जिनकी भी पूजा की जाती है या उनका जो है प्रमुख देवता है, वो उनका प्रतीक कहीं न कहीं का सूर्य है। जैसे आप देखिएगा कि संथाल जनजाति के द्वारा जो पूजा किया जाता है सिंगबोंगा की, जो कि उनका सबसे प्रमुख देवता है। और सिंगबोंगा जो है मुंडा जनजाति का भी सर्वप्रमुख देवता है। और ये भी क्या है? भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि उरांव जनजाति के द्वारा जो है किसकी पूजा की जाती है? धर्मेश की। यानी कि धर्मेश क्या है? उरांव जनजाति के सबसे बड़ा देवता है। और ये भी क्या है? भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। अब ये जो सौरिया पहाड़िया है उनके द्वारा बेरू गोसाई की पूजा की जाती है। और ये भी क्या है? भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सौरिया पहाड़िया क्या है? तो ये एक आदिम जनजाति है और इन्हें जो है मलेर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की जनजातीय समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंध है या किससे संबंधित है? पहला है डायन प्रथा, दूसरा है विवाह, तीसरा है पर्व त्योहार, चौथा है प्रमुख नृत्य। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इजी है, लेकिन इसको घुमाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि कोई भी एग्जामिनर हम लोग को घुमा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पर्व त्योहार।
तो झारखंड में क्या है, सरहुल एक पर्व त्यौहार है जो कि झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है और इसमें जो है आपका साल की पूजा की जाती है, यानी कि सखुआ की पूजा की जाती है। ठीक है। अब इसको जो है अनेक जनजाति के द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे सरहुल को जो है उरांव जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से पुकारते हैं। और इसको जो है संथाल जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, तो बाहा बोलते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग इसी को बा परब कहते हैं, लेकिन मनाते सब सभी सरहुल पर्व हैं और सरहुल पर्व इनका सबसे खास त्यौहार है, यानी कि बड़ा त्यौहार है। ठीक है। तो ये जो है झारखंड की जनजाति समाज में क्या है, एक पर्व त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था। पहला है 2012, दूसरा है 2010, तीसरा है 2013, चौथा है 2009। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था 16-17 में, उसमें कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। प्रत्येक एग्ज़ाम आपका जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरी बार बोल है तो ऑप्शन नंबर सी 2013 में। झारखंड में जो है झारखंड निर्माण से लेके अभी तक, यानी कि झारखंड निर्माण हुआ था 2000 ईस्वी, तब से लेके 2025 ईस्वी तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, तो 2013 में लगा था। और कितना तारीख को लगा था, तो आपको बता दें 18 जनवरी। ठीक है। 18 जनवरी 2013 से लागू था। और कब तक था, तो ये था आपका 12 जुलाई। ठीक है। 12 जुलाई 2013 तक ये लागू था। ठीक है। इसके अलावा पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार लागू हुआ था आपका 2009 में। उसके बाद दूसरी बार कब लागू हुआ था, तो 2010 में। और तीसरी बार 2013 में लागू हुआ था। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तीसरी बार लागू हुआ था, इस समय जो है वहाँ के गवर्नर कौन थे, ये पूछ सकता है। तो उस समय गवर्नर थे डॉक्टर सैयद अहमद। कौन थे, डॉक्टर सैयद अहमद उस समय गवर्नर थे, अहमद। ठीक है। चलिए अब राष्ट्रपति का जिक्र आया है तो आप लोग ये बता दीजिए कमेंट करके कि भारत की राष्ट्रपति कहाँ की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजातीय आबादी होनी चाहिए प्रतिशत में। पहला है 20%, दूसरा है 30% और तीसरा है 25% और चौथा है 50%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50%। तो मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में 50% जनजातीय आबादी होनी चाहिए, ये जो है उनका कहना है। अब यहाँ पर जो है कुछ बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है कि आपके दिमाग में आए कि प्रखंड क्या है। ठीक है। और जनजातीय आबादी कितनी है, ये सब दिमाग में आ रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा जिक्र कर ही देते हैं। तो अगर बात किया जाए वर्तमान में, तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 264 प्रखंड है। अब जनजातीय आबादी की बात आए तो जनजातीय आबादी कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय आबादी 86,45,042 है। ठीक है। इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो 26.2% होता है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेम में नहीं आ रहा है। अच्छा, सवाल पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान योजना के बारे में सत्य कथन को पहचाने। ठीक है। ये योजना है और योजना का नाम आजीविका संवर्धन हुनर अभियान है। इसके बारे में जो कथन दिया गया है उनमें से सत्य कथन को पहचानना है। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका आशा। ठीक है। आशा, इसी के बारे में पहचानना है। पहला कह रहा है कि इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, यह योजना हंडिया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। और तीसरा क्या है, तो बजट में 600 करोड़ रुपया राजस्व का प्रावधान किया गया है। और चौथा, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो ये जो है आपका एक बार योजना का नाम पढ़ लीजिएगा और आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है।
अब इसमें बोला है कि सभी सत्य है कि क्या है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? पहला मेडिकल, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा है मेडिकल और इंजीनियरिंग, चौथा अध्यापक प्रशिक्षण। तो झारखंड में एक योजना चलाई जा रही कौन सी? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। यह कौन सी पढ़ाई पढ़ने के लिए दिया जाता है? पहला है मेडिकल, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा है मेडिकल और इंजीनियरिंग और चौथा अध्यापक। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को क्या है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए ये दोनों आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही पढ़ाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए आज का क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन आपको जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सब के सब क्वेश्चन आपका इजी ही है। तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इसको हम आधार बना के लाए हैं कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसको आधार बना के लाए हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना है कि हार्ड लग रहा है तो ध्यान ना दें, ये सब जो है आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू किया गया था? पहला है 14 अप्रैल 2016, दूसरा है 15 अगस्त 2016, तीसरा है 15 नवंबर 2016 और चौथा है 14 अक्टूबर 2016। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2016 को। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा जो अंबेडकर आवास योजना चलाई जा रही है, ये किन के लिए है? तो ये विधवा महिलाओं के लिए है। विधवा महिलाओं को जो है आवास प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और यह शुरू किया गया था आपको 14 अप्रैल 2016 में। एक्चुअली क्या है कि 14 अप्रैल को जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है हैप्पी बर्थडे होता है, तो उसी के बर्थडे के दिन में ये शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, चलिए इसके तहत किनको लाभ पहुंचाना है? तो विधवा महिलाओं को जो है आवास प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? पहला है 80%, दूसरा है 100%, तीसरा है 50% और चौथा है 90%। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना में राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग और समझिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 100%। पुनर्वास योजना के अंतर्गत जितना भी खर्चा होगा वो पूरा का पूरा आपका राज्य सरकार ही वहन करेंगे, यानी कि 100%। इसमें केंद्र सरकार कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या आपका 100% राज्य सरकार की भागीदारी होगी। हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झूमर गीत कब गाया जाता है? पहला पूजा का अवसर, दूसरा पर्व त्योहार, तीसरा जन्म का अवसर, चौथा विवाह का अवसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्व त्योहार के अवसर में झूमर गीत गाया जाता है। ठीक है, आपको बता दें पूजा के अवसर में नहीं, बल्कि इसको क्या करना है, पर्व त्योहार के अवसर में। और जन्म का अवसर में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो झंझाइन। ठीक है, झंझाइन लोकगीत जो है आपका क्या है, झंझाइन लोकगीत आपका जन्म का अवसर पर गाया जाता है। और विवाह का अवसर पर आपका तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो डोमकच गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए तो पर्व त्योहार में झूमर। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पहला है मंगल वाद्य यंत्र, दूसरा है अमंगल वाद्य यंत्र, तीसरा है घन वाद्य, चौथा है तंतु वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, मंगल वाद्य यंत्र। मंगल वाद्य यंत्र कहने का मतलब है कि सभी मांगलिक यानी कि सभी मंगल कार्य के समय इसकी वादन किया जाता है, इसको बजाया जाता है। जैसे शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, पर्व त्योहार हो, विशेष अवसर पर जो है क्या है आपका शहनाई वादन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मंगल वाद्य यंत्र। और शहनाई क्या है? तो शहनाई जो है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर मतलब क्या हो गया कि जिसको मुंह से फूंक कर बजाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। तो ये क्या है आपका शहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, अर्थात मंगल वाद्य यंत्र भी है। और सुशीर वाद्य यंत्र के तहत आपका बांसुरी भी आ जाएगा, मुरली भी आ जाएगा, केंद्री भी आ जाएगा। अच्छा केंद्री नहीं, ठीक है, मुंह से फूंक के जो भी है।
तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो आपके लिए काफ़ी मेहनत और शिद्दत के साथ लाए थे। क्वेश्चन हार्ड था, आप लोग को थोड़ा दिक्कत भी हुआ होगा समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और हमको आशा और उम्मीद भी है कि आपको काफ़ी लाभ पहुँचा है। तो आप लोग क्या कीजिए, जाने से पहले लाइक कीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए और अपने प्रतिक्रिया देने स्वरूप थोड़ा-सा कमेंट भी कीजिए और अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहनों सबको शेयर कर दीजिए। बस इतना सा करिए और कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाज़िर होते हैं, ठीक है? और कुछ भी कहना है तो क्या कहना है, 93 34 40 05 26 में जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या कुछ भी आपको पूछना है, बोलना है तो आप कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।